Hi, hello, how are you? How are you? Fine. Okay. कल कितने दृश्य देखे थे हमने? 2, है ना, नाटक के। तो आज कौन सा दृश्य है? तीसरा, है ना, तृतीय दृश्य। सूर्य छिप रहा था। प्राची दिशा लाल लाल हो रही थी। प्राची यानी पूर्व दिशा, ईस्ट जो होता है उसे प्राची भी कहते हैं। राजकुमारी कुछ चिंतित भाव से सूर्य को डूबते हुए देख रही थी। उसे 4 दिनों से पिता का संदेश कोई नहीं आया था, तो वह सोच रही थी कि इस समय पिता को क्या सहायता दी जा सकती है। वह एक बुर्ज के नीचे बैठ गई। धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगा। उसने देखा कि एक काला साया धीरे धीरे पर्वत की तंग राह से किले की ओर आ रहा है। उसने समझा कि यह पिता का संदेशवाहक होगा। वह चुपचाप उत्सुक होकर देखती रही। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने क्या देखा कि वह गुप्त द्वार की ओर न जाकर सिंह द्वार की ओर जा रहा है। तब तो वो अवश्य शत्रु है। राजकुमारी ने एक तीखा बाण हाथ में लिया और छिपती हुई उस मूर्ति के साथ ही द्वार की पोर के ऊपर आ गई। पोर यानी ड्योढ़ी। वह मूर्ति एक गठरी को पीठ से उतारकर प्राचीर पर चढ़ने का उपाय सोच रही थी। दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी वह। अब राजकुमारी ने तो धनुष पर बाण लगाया और ललकार कर कहा, वहीं खड़ा रह और अपना अभिप्राय कह। काल रूप राजकुमारी को सम्मुख यानी सामने देखकर वह व्यक्ति तो भयभीत हो गया और भयभीत स्वर में बोला, मुझे किले में आने दीजिए, वह बहुत जरूरी संदेश है। वह संदेश वहीं से कह। उसने कहा, वह अतिशय गोपनीय है। गोपनीय यानी क्या होता है? छुपा हुआ, है ना। कुछ चिंता नहीं, कह दो, मैं किले में आकर ही कहूंगा। उससे पहले यह तीर तेरे कलेजे के पार हो जाएगा। महाराज विपत्ति में है, मैं उनका चर हूँ। चर यानी दूत, सेवक। चिट्ठी है तो फेंक दे। नहीं, जुबानी कहना है, जल्दी कह। यहाँ से नहीं कह सकता। तो भी वो व्यक्ति कहता है, मैं अंदर आकर ही कहूंगा, मैं यहाँ से नहीं कह सकता हूँ, महाराज का गुप्त संदेश है। तो राजकुमारी ने कहा, तब ले, और उसने तीर छोड़ दिया। वह तीर उसके कलेजे में लगा और कलेजे को पार करता हुआ निकल गया। राजकुमारी ने शोर मचाया। 2 सैनिक हाजिर हुए और उन्होंने नीचे जाकर मृत व्यक्ति को देखा। यवन था। दूसरा व्यक्ति पीठ पर गठरी में बंधा था। यह देख राजकुमारी जोर से हंस पड़ी। उसके बाद वह प्रत्येक बुर्ज पर घूम घूम कर निरीक्षण कर रही थी बारीकाई से। पश्चिम फाटक पर जाकर देखा, द्वार रक्षक द्वार पर न था। कुमारी ने पुकार कर कहा, यहाँ पहरे पर कौन है? एक वृद्ध योद्धा ने आगे बढ़कर राजकुमारी को प्रणाम किया और उसने धीरे धीरे कुमारी के कान में कुछ कहा। वह हंसती हंसती बोली, ऐसा? अच्छा, वे तुम्हें घुस देंगे बाबा साहब? हाँ बेटी, यह देखो, इतना सोना है, कहकर उसने सोने की पोटली निकाल कर कहा। अच्छी बात है, ठहरो, हम उन्हें पागल बना देंगे। बाबा साहब, तुम आधी रात को इसकी इच्छानुसार द्वार खोल देना। अब वृद्ध हंसता रहा और उसने सिर हिलाता हुआ चला गया। उन्होंने एक प्लान बनाया था कि जो द्वारपाल था, है ना, उसको वो लोग रिश्वत दे रहे थे, सोना।
तो राजकुमारी ने क्या कहा कि ठीक है तुम खोल देना, फिर हम देखते हैं वो क्या करता है। 12 बज गए थे। कुछ आदमी दुर्ग की ओर छिपे छिपे आ रहे थे। उनका सरदार मलिक काफूर था। उसके पीछे 100 चुने हुए योद्धा थे, 100 योद्धा। संकेत पाते ही द्वारपाल ने प्रतिज्ञा पूरी की। फाटक खोल दिया उन्होंने। मेहराबदार यानी गोल विशाल दरवाजा जो था वो खोल दिया और 100 व्यक्ति चुपचाप दुर्ग में घुस गए। तो मालिक काफूर ने कहा, यहाँ तक तो ठीक हुआ, अब हमें उस गुप्त मार्ग से दुर्ग के भीतर महलों में पहुंचा दो जिसका तुमने वादा किया है। राजपूत ने कहा, मैं वादे का पक्का हूं, मगर बाकी सोना तो दो। यह लो। यवन सेनापति ने क्या किया, एक सोना मोहर की जो थैली थी उसके हाथ में थमा दी और लोमड़ी की भांति चक्कर खाकर वहीं गायब हो गया। अब यवन सैनिक जो थे वो चक्रव्यूह में फंस गए थे, है ना। न पीछे से उनको रास्ता था न आगे का। वे तो वास्तव में कैद हो गए थे, है ना। वे अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे। मलिक काफूर दांत पीस रहा था। राजकुमारी की सहेलियों इतने चूहे की चूहेदानी में फंसाकर हंस रही थी। उनको फंसा लिया गया था, है ना। अब यवन सेना ने दुर्ग पर घेरा डाल रखा था। अब खाद्य सामग्री भी कम होते जा रही थी। घेरे के बीच से किसी का आना अशक्य था। कोई वहां से आ नहीं जा सकता था। अब सब राजपूत भूखे मर रहे थे। राजकुमारी का शरीर भी पीला हो गया था और उसके अंग शिथिल हो गए थे, जो कुछ काम नहीं कर रहे थे, पर उसके नेत्रों पर वैसा ही तेज था। उसे कैदियों के भोजन की चिंता थी। किले का प्रत्येक आदमी उसे देवी की भांति पूछता था। उसने मालिक काफूर के पास जाकर कहा, यवन सेनापति, मुझे तुमसे कुछ परामर्श करना है। मैं विवश हो गई हूँ। परामर्श यानी सलाह करनी, राय करनी है। दुर्ग में खाद्य सामग्री कम हो गई है और मुझे यह संकोच है कि आपकी अतिथि सेवा कैसे करूं। अब कल से हम 1 मुट्ठी अन्न लेंगे और आप लोगों को 2 मुट्ठी उस समय तक मिलेगा जब तक कि अन्न रहेगा। आगे ईश्वर मालिक है। राजकुमारी ने क्या कहा कि खाना है ही नहीं, बहुत कम है, तो हम लोग 1 मुट्ठी खा लेंगे और आपको 2 मुट्ठी तो भी देंगे, पर बहुत थोड़े दिन, क्योंकि दुर्ग में खाना ही नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब मलिक काफूर की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा कि राजकुमारी, मुझे यकीन है कि आप अकेले 20-20 किलो की हिफाजत कर सकती हैं। हाँ, यदि मेरे पास रसद हो तो। और राजकुमारी चली गई। 18 सप्ताह बीत गए थे, यानी 18 वीक। अलाउद्दीन के गुप्तचर ने आकर शाह को कॉर्निश मतलब झुककर जो सलाम करते हैं ना, क्या राजकुमारी रत्नावती किला देने को तैयार है? नहीं खुदाबंद, वहां किसी तरकीब से रसद पहुंच गई है। अब किला 9 महीने पड़े रहने पर भी हाथ न आएगा। फिर शाही फौज के लिए पानी अब किसी तालाब में नहीं है। और क्या खबर है? अब रतन सिंह के मालवे तक शाही सेना को खदेड़ दिया है। अलाउद्दीन हतबुद्धि हो गया, यानी हक्का बक्का रह गया और महाराज से संधि का प्रस्ताव किया। सुंदर प्रभात था। राजकुमारी ने दुर्ग पर खड़े होकर देखा, शाही सेना डेरे डंडे उखाड़ कर जा रही है और महाराज रतन सिंह अपने सूर्यमुखी झंडे को फहराते विजयी राजपूतों के साथ दुर्ग की ओर आ रहे। वो लोग जीत गए थे। जीत का झंडा फहराकर राजा आ रहे थे। अब अंतिम दृश्य क्या है देखिए। मंगल कलश सजे थे, बाजे बज रहे थे। दुर्ग में प्रत्येक वीर को पुरस्कार मिल रहा था। मालिक काफूर महाराज की बगल में बैठे थे। महाराज ने कहा कि खां साहब,
किले में मेरी गैरहाजिरी में आपको तकलीफ और असुविधाएं हुई होगी, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। युद्ध के नियम सख्त होते। फिर किले पर भारी मुसीबत आई थी, लड़की अकेली थी, जो बन सका मैंने किया। अब मलिक कफूर ने कहा कि महाराज, राजकुमारी तो पूजने लायक है, यह इंसान नहीं फरिश्ता है। फरिश्ता मतलब देवता। मैं ताजिंदगी इसकी मेहरबानी नहीं भूल सकता। ताजिंदगी मतलब जिंदगी भर, जीवन भर। महाराज ने उसे एक बहुमूल्य सरपैंच दिया, मतलब पगड़ी पर लगाने वाला आभूषण, और पान का बीड़ा देकर विदा किया। और दुर्ग में धौंसा बज रहा था, मतलब बड़ा वाला नगाड़ा जो होता है ना, ढाई 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 ढाई, है ना, वह बज रहा था। तो चलो, इस नाटक में क्या हमें दिखाया है कि नारी के अबला न होकर सबला होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। और इस नाटक में प्राचीन भारत की नारी के साहस, आत्मविश्वास तथा संस्कारों का सजीव चित्रण है ना। जब अलाउद्दीन ने जैसलमेर पर आक्रमण किया है ना, तो राजकुमारी ने क्या किया? किले की रक्षा का भार अपने पर ले लिया, है ना। पर उसका मनोबल टूटा नहीं। ठीक है ना, समझ में आ गया चैप्टर? ओके, बाय बाय।